हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस डे 7, 12 डेज 12 टेस्ट। तो आज है इसका डे 7। हम और आप हैं साथ साथ, ताकि कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन में से 35 प्लस क्वेश्चंस को सही कर पाए इसी ऑब्जेक्टिव के साथ, और एटलीस्ट कंप्यूटर में तो बढ़िया स्कोर करें। अगर कंप्यूटर में बढ़िया स्कोर करते हैं तो कट ऑफ इंप्रूव करने में ये काफी मदद करेगा। और जैसे कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो क्रेडिट कंप्यूटर को देते हैं कि कंप्यूटर में 37-38 मार्क्स स्कोर कर पाए, 38 क्वेश्चन तक वो सही कर पाए। और ये एक रीजन रहा क्योंकि कट ऑफ में स्लाइटली इंक्रीज देखा गया और यहां से उनका सिलेक्शन भी हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा है, कंपटीशन टफ है, एक एक नंबर की फाइट है, और कंप्यूटर यहां आपको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में कि आउट ऑफ 40 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप कितने सही कर पाते हैं। हैव अ लुक गाइस। इन सेशंस की बात करें तो यहां पर आप कई सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं, कई सारे नए क्वेश्चंस को समझते हैं, और जो रिवाइज क्वेश्चन करते हैं उनमें से कई गलत भी करते हैं। बस ऐसे क्वेश्चंस जो आप पढ़ चुके हैं उनको गलत नहीं करना है, बार बार रिवीजन करना है, ताकि हम क्वेश्चंस को सही कर पाए। साथ ही साथ अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि कंप्यूटर को एक बार कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से पढ़ें, एमसीक्यूज लगाएं, पीडीएफ से रिवाइज करें, मॉक टेस्ट दें, अगर ये कंप्लीट पैकेज आप लेना चाहते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस का, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क या जीबीओ एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। 15 मार्च से ये स्टार्ट हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनरोल करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी है 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। सर यहां पर अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, तो कैसे पूछ सकते हैं? व्हाट्सएप नंबर यहां पर आपको गिवन है। इस व्हाट्सएप नंबर पे जब आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपके मैसेज का रिप्लाई आप तक पहुंच जाएगा और आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से रिजॉल्व भी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और प्रीवियस सेशन का ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रीवियस वाले सेशन यानी डे 6 में मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था। ये क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट्स दैट कैन बी एडेड टू एन एक्सेल वर्कबुक? एक एक्सेल वर्कबुक में अधिकतम कितनी शीट जोड़ी जा सकती हैं? हम लोग जानते हैं कि अगर एक्सेल की बात करें तो वहां पर शीट्स की संख्या कितनी होती है। बाय डिफॉल्ट की बात करें तो नए वाले वर्जन्स में 1 और पुराने वाले वर्जन में 3 बाय डिफॉल्ट वर्कशीट। लेकिन टोटल कितनी वर्कशीट्स जोड़ी जा सकती हैं? क्या इसकी कोई लिमिट है? मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट्स, यस, दैट इज 255 यानी 255। तो याद रखिएगा कि 255 शीट्स ही हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हमने ऐड करने की कोशिश करी तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि दैट इज द मैक्सिमम लिमिट, यू कैन नॉट ऐड मोर देन 255 वर्कशीट्स। नेक्स्ट, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और यहां से 40 क्वेश्चन का सफर शुरू हो चुका है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन इन एमएस एक्सेल इज फाउंड अंडर विच टैब इन एमएस एक्सेल 2021? एमएस एक्सेल में सॉर्ट और फिल्टर विकल्प एमएस एक्सेल 2021 जो कि लेटेस्ट वर्जन है, इसमें किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है? हम जानते हैं कि एक्सेल में सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है, छोटे से बड़ा करना है, बड़े से छोटा सॉर्ट करना है, या फिल्टर लगाना है। फिल्टर हम करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर हम फिल्टर निकाल के डेटा को अरेंज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन किस टैब में देखने को मिलता है? याद रखिएगा, सॉर्ट एंड फिल्टर वाला जो ऑप्शन है वो डेटा टैब में देखने को मिलता है। कौन सा टैब? दैट इज डेटा। बिल्कुल सही बेटा। एक बार जरा देखो यहां स्क्रीन पर, जैसे ही आपने एक्सेल शीट को ओपन किया, डेटा वाले टैब पर क्लिक किया,
आपको यहां पर दिख रहा है सॉर्टिंग का ऑप्शन, सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिल्टर भी लगा सकते हैं। तो सॉर्ट और फिल्टर के केस में आंसर क्या होगा? डेटा। नेक्स्ट, स्पेलिंग कॉमा थेसोरस कॉमा वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स ऑप्शन इन MS Excel इज फाउंड अंडर विच टैब इन MS Excel 2021। फिर से MS Excel में स्पेलिंग कॉमा थेसोरस कॉमा वर्कबुक सांख्यिकी विकल्प MS Excel 2021 में किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है? आप जानते हैं स्पेलिंग की बात करें या थेसोरस का मतलब एंटोनिम और सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द और विलोम शब्द, ये थेसोरस है। वर्कबुक की पूरी स्टैटिस्टिक्स ये किस टैब में दिखाई देता है? स्पेलिंग और थेसोरस ये तो हम लोगों ने MS वर्ड में भी डिस्कस किया हुआ है, MS पावर पॉइंट में भी डिस्कस किया हुआ है। टैब एक ही है और वो है रिव्यू टैब। बिल्कुल सही, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। आप जानते हैं कि जब भी स्पेलिंग की बात होगी, थेसोरस की बात होगी, तो ये टैब कौन सा होगा? रिव्यू। अब आप देख सकते हैं रिव्यू टैब पे जब हमने क्लिक किया तो प्रूफिंग का ऑप्शन आया और प्रूफिंग के ऑप्शन में स्पेलिंग, थेसोरस, वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स, चेक एक्सेसिबिलिटी, स्मार्ट लुकअप और ट्रांसलेट जैसे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर थेसोरस इन MS Word 365? MS Word 365 जो कि ऑनलाइन वर्जन है MS Word का, MS Word 365 में थेसोरस की शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? थेसोरस मतलब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया सिनोनिम और एंटोनिम के लिए हम लोग थेसोरस का यूज करते हैं, और इसकी शॉर्टकट की क्या है बताइए? शिफ्ट प्लस F7। जैसे ही आप शिफ्ट प्लस F7 करेंगे क्या होगा? जिस किसी वर्ड को आपने सिलेक्ट किया होगा उसके सिनोनिम्स और उसी के एंटोनिम्स आपको वहां पर दिखाई देंगे, दैट इज वाया थेसोरस ऑप्शन। और इसकी शॉर्टकट की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट प्लस F7, याद रखिएगा। नेक्स्ट, टू स्टार्ट अ चेक ऑफ द स्पेलिंग एंड ग्रामर इन योर डॉक्यूमेंट जस्ट प्रेस। अपने दस्तावेज में वर्तनी और व्याकरण की जांच शुरू करने के लिए क्या दबाएं? बताइए। स्पेलिंग और ग्रामर चेक करनी है, क्या करेंगे? बिल्कुल सही, F7 प्रेस करेंगे फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर। आप जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थेसोरस के बारे में अगर बात की जाएगी तो शिफ्ट के साथ F7 होगा, और स्पेलिंग और ग्रामर अगर आपको चेक करनी है कि जो स्पेलिंग हमने लिखी है, जो ग्रामर हमने लिखा है, उसमें कोई गलती से मिस्टेक तो नहीं हो गई, और अगर हुई है तो ये कौन सी की आपको बताएगी? F7। आप देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट, विच एक्सेल फीचर ऑटोमेटिकली फिल इन वैल्यूज व्हेन यू ड्रैग द हैंडल? जब आप हैंडल खींचते हैं तो कौन सी एक्सेल सुविधा स्वचालित रूप से मान भर देती है? क्या एक्सेल में यह पॉसिबल है कि आपकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली फिल हो जाए? जी हां, लेकिन किस पर क्लिक करके यह पॉसिबल है? ऑटो सम, ऑटो फिल, क्विक फिल, ड्रैग फिल, नन ऑफ दीज, या आता है बताएंगे नहीं? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑटो फिल। जब हम ऑटो फिल करते हैं तो हमारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली फिल हो जाती हैं। जैसे 1 और 2 सीरियल नंबर है और हमने जब 2 पर आकर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली सारी फिल हो गई, या हमने इसको ड्रैग कर दिया तो 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 या 12, ये सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली क्या हो गई? फिल हो गई। हमें एक एक करके सेल में इन वैल्यूज को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। दिस इज कॉल्ड ऑटोफिल। क्या ये नंबर्स के अलावा कैरेक्टर्स पर भी अप्लाई है? आइए जरा ये भी देख लेते हैं। तो बड़े पर्दे पे जरा दर्शन करिए कैसे कर सकते हैं। मंडे को हमने लिखा MON, ट्यूसडे को क्या TUE लिखने की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं, हमने इसको ड्रैग कर दिया तो इसको अपने आप पता है कि यहां पर स्मॉल फॉर्मेट में, स्मॉल में ये मांगा जा रहा है, तो हमने क्या किया? MON लिखकर नीचे ड्रैग कर दिया, तो ये हो गया हमारा ऑटोफिल। तो ऑटोफिल नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं, कैरेक्टर्स के साथ भी कर सकते हैं,
अल्फाबेट के साथ भी कर सकते हैं, है ना। टाइम सेव हो गया एक्सेल में, और एक्सेल का यूज हम करते क्यों हैं? टाइम सेव करने के लिए, है ना। बड़ी बड़ी कंपनीज में इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आ गए हैं, लेकिन फिर भी एक्सेल पीछा नहीं छोड़ रहा। ये होती है स्ट्रेंथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, लेकिन एक्सेल फिर भी काम होता है। तो अपनी वैल्यूएशन को इतना बढ़ाइए कि मार्केट में बड़े से बड़े प्लेयर क्यों ना आ जाएं, लेकिन आपकी इमेज कम नहीं होनी चाहिए, आपकी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, है ना। यही तो सिखाती है एमएस एक्सेल शीट। नेक्स्ट, हाउ डू यू फ्रीज पेन इन एक्सेल? आप एक्सेल में पेन को फ्रीज कैसे करते हैं? फ्रीज पेन्स का मतलब, फ्रीज करने का मतलब होता है जमा देना। एक्सेल में क्या जमाएंगे? बर्फ जमाएंगे क्या फ्रीजर में? नहीं, एक्सेल में हम जमाते हैं रोज या कॉलम्स को। जमाने का मतलब होता है, फ्रीज करने का मतलब होता है रोक देना। जब हम स्क्रॉल करें तो हमारी रोज या कॉलम्स स्क्रॉल ना हो, इसके लिए हम फ्रीज पेन का यूज करते हैं। और फ्रीज पेन कैसे किया जाता है? राइट क्लिक ऑन अ सेल एंड सिलेक्ट द फ्रीज पेन? जी नहीं। गो टू द व्यू टैब एंड क्लिक द फ्रीज पेन? जी हां। हम हमेशा फ्रीज पेन करने के लिए क्या करते हैं? व्यू टैब पर क्लिक करते हैं और फिर फ्रीज पेन ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लिक गो टू द व्यू टैब, व्यू टैब पर जाएंगे और फ्रीज पेन के ऑप्शन का चयन करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रीज पेन। आइए जरा देख भी लेते हैं। हम व्यू टैब पर गए, फ्रीज पेन में हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। क्या? अनफ्रीज पेन, जिसको फ्रीज किया है उसको अनफ्रीज भी कर सकते हैं। फ्रीज टॉप रो, टॉप वाली रो को हम फ्रीज कर सकते हैं, या फ्रीज दी फर्स्ट कॉलम, या पहले ऊपर वाले कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। तो आपने देखा जैसे ही हमने कॉलम को फ्रीज कर दिया, क्या हुआ? हम स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला जो फ्रूट है, प्राइस यूनिट है या टोटल कॉस्ट है, ये अपनी जगह से नहीं हिल रही। ये फायदा होता है फ्रीज करने का। और फ्रीज हमें मिलता कहां पर है? व्यू टैब के अंदर। बस ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट वुड बी बेस्ट टू डिस्प्ले डेटा ओवर टाइम? समय के साथ डेटा प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार का चार्ट सर्वोत्तम है? यह तो आप लोग को पता ही होगा, मैथ्स में डीआई तो आप करते ही हैं। तो नंबर्स के साथ, टाइम के साथ अगर हमें खेलना है कि पिछले सालों में क्या ग्रोथ हुई, क्या फ्लैक्चुएशन हुआ, यह अगर हमें जानना है तो किस चार्ट का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज लाइन चार्ट। टाइम यानी नंबर्स को शो करने के लिए, टाइम को शो करने के लिए ओवर द ईयर्स कैसा फ्लैक्चुएशन रहा, किसका यूज किया जाता है? लाइन चार्ट का। नेक्स्ट, वर्कशीट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एरे ऑफ डैश। वर्कशीट को डैश की एक सारणी भी कहा जाता है। सोचिए, वर्कशीट क्या है? हम जानते हैं कि वर्कबुक कई सारी वर्कशीट से मिलकर बनी होती है। द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? वर्कशीट इज कॉल्ड एन एरे ऑफ। एरे का मतलब होता है सिमिलर, एक ही प्रकार की चीजें। तो वर्कशीट में एक ही प्रकार का क्या होता है? कॉलम्स, सेल, बॉक्स, फॉर्मूला या फंक्शन? करेक्ट आंसर होगा सेल। वर्कशीट में छोटे छोटे सेल्स होते हैं और सेल के कॉम्बिनेशन से ही बनती है वर्कशीट। या आप रोज एंड कॉलम्स भी बोल सकते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जब रोज और कॉलम्स इंटरसेक्ट करते हैं तो बनती है आपकी सेल। तो आप क्या बोल सकते हैं? वर्कशीट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एरे ऑफ। ये किसका कलेक्शन है, किसका एरे है? सेल्स का। नेक्स्ट, हाउ सेल्स आर नेम्ड इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में सेल का नाम कैसे रखा जाता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, न्यूमेरिकल ऑर्डर में, अल्फा न्यूमेरिकली, स्पेशल कैरेक्टर या नेम बॉक्स? बताइए। एक्सेल में जो सेल है उसका जो एड्रेस है वो कहां दिखेगा? नेम बॉक्स में। सेल में लिखा हुआ जो कंटेंट है वो कहां शो होगा? फॉर्मूला बार में। लेकिन जो सेल है उसमें रोज को हम लिखते हैं नंबर्स के फॉर्मेट में, कॉलम्स को लिखते हैं अल्फाबेट्स के फॉर्मेट में। तो हम कह सकते हैं ना कि सेल में जो भी कुछ लिखते हैं
वो अल्फा न्यूमेरिकली होता है, उसमें अल्फाबेट भी हो सकते हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं। तो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिकली। एक सेल पे जब आप क्लिक करते हैं तो सेल का जो एड्रेस है वो कैसा आता है, A1, A2, A3, A4, जहां पर A क्या है, A डिनोट करता है कॉलम को और 1 डिनोट करता है रो को, यानी नंबर्स हमेशा रो को डिनोट करेंगे और कॉलम्स हमेशा अल्फाबेट को, है ना। इस बात को याद रखिएगा। तो क्या हो गया, अल्फा न्यूमेरिकली। नेक्स्ट, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम इज कॉल्ड, एल्गोरिथम का चित्रमय प्रतिनिधित्व क्या कहलाता है। एल्गोरिथम क्या है, किसी भी काम को करने के लिए जब हम स्टेप वाइज लिखते हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, काली चरण तो जब हम स्टेप बाय स्टेप अगर किसी चीज को लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। लेकिन अगर एल्गोरिथम को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करें तो इसे क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। दैट इज द करेक्ट आंसर। फ्लो चार्ट का मतलब कुछ सिंबल्स की मदद से, कुछ चार्ट की मदद से, कुछ स्पेशल सिंबल्स को बना के जब हम अपने एल्गोरिथम के स्टेप्स को डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट डज अ डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट इन अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में हीरे का प्रतीक यानी जो डायमंड सिंबल होता है वो क्या दर्शाता है। हम जानते हैं फ्लो चार्ट में डायमंड का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग बॉक्स। तो आंसर क्या होगा, डिसीजन बॉक्स। हम डिसीजन ले सकते हैं यस या नो के फॉर्मेट में, और जब भी हमें दो चीजों में डिसीजन की रिक्वायरमेंट होगी तो हम किसका यूज करेंगे, डायमंड सिंबल का। नेक्स्ट, इन फ्लो चार्ट डिसीजन बॉक्स हैज डैश इनपुट एंड डैश आउटपुट फ्लो लाइंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है फ्लो चार्ट में जो डिसीजन बॉक्स होता है उसमें इनपुट कितने होते हैं और आउटपुट लाइंस कितनी होती हैं। आइए जरा पीछे वाले एग्जाम्पल से ही समझते हैं। इसके द्वारा मुझे जरा यहां पर देखकर बताइए, इस पार्टिकुलर फिगर में, डायग्राम में आपको इनपुट कितने दिख रहे हैं, 1। आउटपुट कितने दिख रहे हैं, 2। या तो यस या तो नो। या तो जो वातावरण है वो क्लाउडी होगा, यस, या तो नहीं होगा, या तो बारिश होगी या तो नहीं होगी, है ना। यही तो डिसीजन लेते हैं, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये क्या है, डिसीजन ही तो है। तो आंसर क्या होगा, 1 इनपुट एंड 2 आउटपुट। तो यानी 1:2 इज द करेक्ट आंसर। ऊपर से 1 इनपुट आया और आउटपुट किस में निकला, या तो यस में या तो नो में। नेक्स्ट, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड क्वांटम टेक्नोलॉजी। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में क्वांटम टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। क्वांटम ये सबसे लेटेस्ट जनरेशन का पार्ट है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जिस पर हम लोग सोच रहे हैं वो क्या है, क्वांटम टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत फास्टेस्ट स्पीड में प्रोसेसिंग पर काम करती है। अब क्वांटम टेक्नोलॉजी की कभी भी बात की जाएगी तो आंसर क्या होगा, 6th जनरेशन। आप कहेंगे सर जनरेशन तो 1 से लेकर 5th तक होती है, ये 6th जनरेशन कब आई। 5th जनरेशन में हम लोग बात करते हैं रोबोट्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की। लेकिन 6th जनरेशन में हम लोग बात करते हैं किसकी, क्वांटम टेक्नोलॉजी की। और इसीलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बना कि जब भी क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात होगी तो आंसर क्या होगा, 6th जनरेशन। लेकिन अगर क्वांटम कंप्यूटर्स की बात होगी तो आंसर होगा 5th जनरेशन। याद रखिएगा, क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप करने की बात कब की जा रही है, 5th जनरेशन में। लेकिन इस टेक्नोलॉजी पर एडवांसमेंट की बात की जा रही है कब, 6th जनरेशन में। ये खास बात है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मेमोरी एक्सेस फॉर सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के लिए मेमोरी एक्सेस का सबसे तेज साधन है। इसका मतलब कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है। हम जानते हैं कि सीपीयू के अंदर जो मेमोरी लगी होती है वो रजिस्टर है। और क्या रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट है, जी हां। तो आंसर क्या हो जाएगा, रजिस्टर। अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं होता तो आंसर क्या होता, कैशे। और अगर रजिस्टर और कैशे दोनों ऑप्शन में नहीं होता तो आंसर क्या होता, रैम। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे फास्टेस्ट
रजिस्टर है, ये नहीं है ऑप्शन में तो कैशे, और कैशे नहीं है ऑप्शन में तो रैम होगा। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज अ रजिस्टर? रजिस्टर क्या है? डिजिटल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट, अरिथमेटिक सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, या बोथ 3 and 4? बताइए। 3 and 4 का मतलब अरिथमेटिक और सीक्वेंशियल का कॉम्बिनेशन है। क्या है आंसर? हम जानते हैं कि रजिस्टर एक टेम्परेरी मेमोरी है, ये फास्टेस्ट है, ये सीपीयू के अंदर होती है, जो टेम्परेरी रूप में डेटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तभी इसको फास्टेस्ट भी बोलते हैं। रजिस्टर की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन है, यानी कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर। और फ्लिप फ्लॉप किससे मिलकर बना है? बिट से मिलकर। एक बिट यानी एक 0 एक फ्लिप फ्लॉप में, एक 1 एक फ्लिप फ्लॉप में स्टोर किया जाता है। और रजिस्टर है क्या? सीक्वेंशियल सर्किट है, सीक्वेंस में काम करता है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट? सीक्वेंशियल सर्किट। कई बार एग्जाम में यह भी पूछते हैं कि नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा सीक्वेंशियल सर्किट है? क्या होगा आंसर? रजिस्टर इज कॉल्ड अ सीक्वेंशियल सर्किट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय ALU टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट? बताइए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ALU यानी अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट द्वारा इंटरमीडिएट परिणामों को स्टोर करने के लिए किया जाता है? क्या होगा आंसर? रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, जैसे 5 + 2 = 7, ये 7 कंप्यूटर में कहां स्टोर करेंगे? रजिस्टर में। और वो रजिस्टर कैसा रजिस्टर होगा? दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। अगर कभी भी आप सीपीयू रिजल्ट देखें, ALU का रिजल्ट देखें, तो हमेशा आंसर क्या होगा? एक्यूमुलेटर में, क्योंकि जितने भी परिणाम हैं, जितने भी रिजल्ट हैं, वो सब कहां स्टोर किए जाते हैं? एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। तो सर रजिस्टर भी तो आंसर हो सकता था। जी हां, अगर एक्यूमुलेटर ऑप्शन में ना हो तो आंसर क्या हो जाएगा? रजिस्टर। लेकिन क्योंकि एक्यूमुलेटर ऑप्शन में गिवन है, तो बिल्कुल सटीक आंसर जो बनेगा वो होगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैक एड्रेस आर देयर? मैक एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं? आप जानते हैं मैक एड्रेस को NIC कार्ड के ऊपर लिखा जाता है। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, मैक एड्रेस 12 डिजिट का होता है, मैक एड्रेस 6 डिजिट में डिवाइडेड होता है, जहां पहले की 6 डिजिट क्या बताती हैं? ऑर्गेनाइजेशन का नाम, और आखिरी की 6 डिजिट बताती हैं कार्ड नंबर, जिसे NIC कार्ड नंबर भी बोलते हैं। मैक एड्रेस कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। ये तीनों तरीके का होता है मैक एड्रेस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, दैट इज द राइट वन। अब मैक एड्रेस की बात करें तो ये किस फॉर्मेट में लिखा जाता है? तो IPv6 और मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है कि IPv6 किस फॉर्मेट में? हेक्साडेसिमल। मैक एड्रेस किस फॉर्मेट में? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज। तो स्टार्टिंग के जो 6 डिजिट हैं वो क्या बता रहे हैं? वेंडर आईडी या कंपनी आईडी भी बोल सकते हैं। और लास्ट के जो 6 डिजिट्स हैं ये क्या बता रहे हैं? कार्ड आईडी, जिसको NIC कंट्रोलर आईडी या NIC आईडी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, विच कनेक्टर्स आर यूज्ड विद कोएक्सियल केबल? कोएक्सियल केबल के साथ कौन से कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? कोएक्सियल केबल कौन सी होती है? जो हमारे टेलीविजन्स में लगती है, उसे बोलते हैं कोएक्सियल केबल। और कोएक्सियल केबल के आगे जो कनेक्टर लगा होता है दैट इज कॉल्ड BNC कनेक्टर, जिसे बायोनेट नील कंसेलमैन के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? BNC कनेक्टर। देखा होगा ये कनेक्टर आप लोगों ने अपने टीवी के साथ में लगा हुआ, दैट इज कॉल्ड BNC कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? ईथरनेट केबल में या ट्विस्टेड पेयर केबल में। क्या होगा आंसर? RJ45। SC/ST कनेक्टर का यूज किसमें करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर केबल में। तो कनेक्टर से भी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट,
अच्छा, RJ11 भी गिवन है। टेलीफोन लाइंस के केस में जो कनेक्टर यूज होता है वो है RJ11 रजिस्टर्ड जैक 11। नेक्स्ट, डैश प्रोग्राम्स आर ऑटोमेटिकली लोडेड एंड ऑपरेट एज पार्ट ऑफ ब्राउजर। बताइए, डैश प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड होते हैं और ब्राउजर के एक भाग के रूप में संचालित होते हैं। हम जानते हैं कि ब्राउजर की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ब्राउजर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, ब्राउजर की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्लगइन्स का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? प्लगइन्स इज द राइट वन। प्लगइन्स क्या होते हैं? कई बार क्या होता है कि कई वेबसाइट हमें कॉपी करने की परमिशन नहीं देती, तो हम कॉपी वाला प्लगइन यूज कर लेते हैं और उस वेबसाइट को कॉपी कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया? दीज आर कॉल्ड प्लगइन्स। अलग अलग ब्राउजर के अलग अलग प्लगइन्स हमें इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। दीज आर कॉल्ड प्लगइन्स। दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसलेशन लेयर इन OSI मॉडल। बताइएगा, कह रहा है इस लेयर को OSI मॉडल में ट्रांसलेशन लेयर के नाम से भी जानते हैं। OSI मॉडल में टोटल कितनी लेयर्स? 7 लेयर्स। 7 लेयर में से किस लेयर को ट्रांसलेशन लेयर बोलते हैं? फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क, सेशन या प्रेजेंटेशन। ट्रांसलेट करने का काम, इनक्रिप्ट करने का काम, डिक्रिप्ट करने का काम किसका है? प्रेजेंटेशन लेयर, जो कि 6th नंबर की लेयर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रेजेंटेशन लेयर इज द राइट वन। प्रेजेंटेशन लेयर किस नंबर की लेयर है? 6th नंबर की लेयर। प्रेजेंटेशन है ना, और सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, यही तो है 5th, 6th और 7th नंबर की लेयर्स। और ट्रांसलेट करना, इनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना, ये सारा काम किसका है? प्रेजेंटेशन लेयर का। नेक्स्ट, डैश डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी, कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब डैश उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को स्थापित करता है। अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या अनइंस्टॉल करना है तो ये हमें कहां दिखेगा कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, या इस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है तो कहां पर जाके अनइंस्टॉल करेंगे? टास्क बार में नहीं, नोटिफिकेशन एरिया नहीं, विजेट्स नहीं, कंट्रोल पैनल। जी हां, कंट्रोल पैनल ही सही जवाब बनेगा। सर बाकी ऑप्शंस क्या हैं? टास्क बार हम लोग जानते हैं, सबसे नीचे वाली बार को टास्क बार बोलते हैं। नोटिफिकेशन एरिया क्या है? इसको हम लोग एक्शन सेंटर के नाम से भी जानते हैं। नोटिफिकेशन एरिया वो जगह होती है जहां पर हम वॉल्यूम को कम बढ़ करते हैं, या हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन चूज करते हैं नीचे, या फिर हम वहां पर बैटरी के स्टेटस को भी जानते हैं, या एंटीवायरस के स्टेटस को भी कई बार जानते हैं। दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन एरिया। विजेट क्या है? जो हमें तापमान बताता है, कैलेंडर है, वेदर फोरकास्टिंग की रिपोर्ट है। ये सारी चीजें हमें कहां मिलती हैं? यानी एक्स्ट्रा कुछ चीजें मिलती हैं कहां? विजेट्स टूल के अंदर। विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड विंडोज एक्सप्लोरर, जिसे फाइल एक्सप्लोरर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, डैश इज अ टाइप ऑफ मैलवेयर दैट इज ऑफन डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। क्या कह रहा है? डैश एक प्रकार का मैलवेयर है जो अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में दर्शाया जाता है। कह रहा है वो वैध है नहीं, लेकिन अपने आप को वो काफी लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर दिखा रहा है, अपने आप को काफी फ्रूटफुल दिखा रहा है, लेकिन है वो हार्मफुल। क्या होगा? ट्रोजन इज द राइट वन। यानी जो अपने आप को बड़ा शरीफ दिखाए लेकिन वो नहीं, ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे मैलवेयर को हम क्या बोलते हैं? ट्रोजन हॉर्स, जो छुप के वार करते हैं। नेक्स्ट, द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द CPU इज कॉल्ड डैश मेमोरी। बताइए, वह मेमोरी यूनिट जो सीधे CPU के साथ संचार करती है उसे क्या बोलते हैं? वर्चुअल, ऑक्सिलरी, मेन मेमोरी, रजिस्टर या SSD। हम जानते हैं CPU के साथ जो कनेक्टेड है वो क्या है? कैशे मेमोरी। लेकिन कैशे तो ऑप्शन में नहीं है,
लेकिन क्या कैशे मेमोरी कंपलसरी है कि हर एक कंप्यूटर में कैशे हो? नहीं सर, कैशे मेमोरी कंपलसरी नहीं है बल्कि ऑप्शनल है। इसलिए सीपीयू के साथ कौन सी मेमोरी है, तो हमेशा हम क्या लिखेंगे आंसर में? रैम और रोम। यानी रैम रोम को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। क्या प्राइमरी मेमोरी ऑप्शन में है? नहीं। क्या मेन मेमोरी है? जी हां, करेक्ट आंसर होगा मेन मेमोरी, दैट इज द राइट वन। तो प्रेफरेंस हम देते हैं किसको? रैम को, क्योंकि सीपीयू के साथ जो परमानेंट रहती ही है वो क्या है? रैम। लेकिन कैशे मेमोरी क्या है? ऑप्शनल है, वो हो भी सकती है कंप्यूटर में और नहीं भी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ट्रोजन सेल्फ रेप्लिकेट अदर फाइल्स। कह रहा है जो ट्रोजन हॉर्स है वो अपनी कॉपीज बनाता है क्या? वो रेप्लिकेट करता है क्या? वो पुनरावृत्ति अपनी करता है क्या? जी नहीं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? गलत है। यही तो पूछ रहा था, मिल भी गया। आगे देखते हैं। ट्रोजन स्प्रेड थ्रू यूजर इंटरेक्शन सच एज ओपनिंग एन ईमेल अकाउंट। कह रहा है ट्रोजन हॉर्स तभी एक्टिवेट होता है जब यूजर इंटरेक्ट करता है। बिल्कुल सही। ट्रोजन लुक्स लाइक अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। अभी हमने देखा ये अपने आप को काफी शरीफ दिखाता है, लेजिटिमेट दिखाता है, लेकिन होता नहीं। ये भी सही। सम ट्रोजन क्रिएट बैकडोर्स टू गिव मैलिशियस यूजर एक्सेस टू द सिस्टम। कह रहे हैं कई सारे ट्रोजन पीछे से वार करते हैं, मैलिशियस यूजर एक्सेस टू द सिस्टम, बैकडोर से आते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। फ्रंट से आने की इनकी हिम्मत होती नहीं, बैक से ही ये आते हैं। नन ऑफ दीज होगा नहीं, तो करेक्ट आंसर हमें यहां मिल चुका है। कुछ पीछे छुप रहा था क्या, है ना? समझ जाइएगा भावनाएं। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों? दैट इज ट्रोजन सेल्फ रेप्लिकेट अदर फाइल्स। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, तो ये हमें सही मिल गया ऑप्शन। नेक्स्ट, डैश इज अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क दैट में वर्क ऑन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स। अच्छा, पढ़ा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एक चीज जरूर समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन में डिफरेंट लिखा है। और मैंने आपको ये कई बार बताया है कि जब कभी भी विभिन्न नेटवर्क, अलग अलग नेटवर्क, अलग अलग टोपोलॉजीज, अलग अलग प्रोटोकॉल्स के बारे में बात होगी तो आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। हब, स्विच, गेटवे, राउटर या ब्रिज। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। एंड द करेक्ट आंसर इज गेटवे। डिफरेंट नेटवर्किंग के केस में, यानी अलग अलग अगर बात की जाएगी, डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट टोपोलॉजीज, डिफरेंट प्रोटोकॉल, तो हमेशा आंसर क्या होगा? गेटवे। लेकिन किंतु परंतु अगर क्वेश्चन में सेम नेटवर्किंग, सेम प्रोटोकॉल, सेम डिवाइसेस, ऐसी कोई चीज बात होगी तो आंसर क्या होगा? या तो राउटर या ब्रिज, है ना? या तो राउटर या ब्रिज, याद रखिएगा। नेक्स्ट, डैश इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। बताइए, डैश को इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। यूएसबी स्टिक, यूएसबी हार्ड ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, नेटवर्क स्टोरेज सर्वर, या ऑल ऑफ दीज। एक होती है मैग्नेटिक डिस्क, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। डिफरेंस क्या है? मैग्नेटिक डिस्क को जब आप ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो वो स्वाहा हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क को आप ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो इस पर कोई असर नहीं होगा, ये डेटा मेंटेन रखेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क कौन सी कहलाती है? एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, दैट कम्स अंडर द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? फ्लॉपी डिस्क क्या है? मैग्नेटिक डिस्क, है ना? उसमें मैग्नेट लगे होते हैं, उसमें सिलेंडर लगे होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क। जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क में क्या आएगी? एसएसडी, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि लेटेस्ट वाली सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है ना? आजकल हार्ड डिस्क का यूज नहीं होता, किसका यूज होता है? एसएसडी का, या दोनों का भी यूज होता है ना? ये भी पॉसिबिलिटी है। सम कुकीज आर ऑटोमेटिकली रिक्रिएटेड आफ्टर अ यूजर हैज डिलीटेड देम, दीज आर कॉल्ड एज। आईबीपीएस का वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन,
उपयोगकर्ता द्वारा उन्हें हटाने के बाद कुछ कुकीज स्वचालित रूप से फिर से बनाई जाती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? कह रहा है वो कुकीज जिनको हम डिलीट करते हैं वो फिर से आ जाती है, फिर डिलीट करते हैं फिर से आ जाती है, जाने का नाम ही नहीं लेती। तो ऐसी कुकीज को क्या बोलते हैं? ज़ॉम्बी। जो परमानेंट की तरीके से बनी रहे और डिलीट करने पर भी ना जाए, है ना, ऐसी शैतान कुकीज को क्या बोलेंगे? ज़ॉम्बी कुकीज। यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which among the following generation of computer use the technology of transistor for the first time? निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर ने पहली बार ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग किया? बताइए। ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस जनरेशन में हुआ? सेकेंड जनरेशन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड जनरेशन इज द राइट वन। पहले में क्या हुआ? वैक्यूम ट्यूब। दूसरे में क्या हुआ? ट्रांजिस्टर। तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ जनरेशन में किसका हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स, इनका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी प्रेस टू क्रिएट अ न्यू ईमेल मैसेज इन जीमेल? जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए निम्न में से किस विकल्प को दबाया जाएगा? बताइए। अगर हमें नया मेल जीमेल में प्रोड्यूस करना है, क्रिएट करना है, तो हम किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे? सेटिंग, आउटबाउंड, कंपोज, ड्राफ्ट या क्रिएट? या आता है बताएंगे नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज कंपोज मेल। जैसे ही आप जीमेल ओपन करेंगे, कंपोज का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देंगे और नया मेल आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कंपोज। नेक्स्ट, which among the following keyboard shortcut is used to bookmark the current web page on the web browser? वेब ब्राउजर पर वर्तमान वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाएगा? बुकमार्क का मतलब, अगर आपको किसी भी यूआरएल को सेव करना है, आप चाहते हैं कि हमें बार बार यूआरएल लिखने की रिक्वायरमेंट ना हो, तो हम उस पेज को क्या करते हैं? बुकमार्क कर लेते हैं, हिस्ट्री में उसको मेंटेन कर लेते हैं। और इसकी शॉर्टकट की क्या होगी दोस्तों? Ctrl+D फॉर दी बुकमार्क पर्पस। तो कंट्रोल के साथ डी होगा बुकमार्क के लिए। और Ctrl+D का यूज MS वर्ड में क्यों करते हैं? फटाफट बताइए। वेरी गुड। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए Ctrl+D का यूज किया जाता है MS वर्ड में। MS वर्ड में Ctrl+K का यूज क्यों करते हैं? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, हाइपर लिंक के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? Ctrl+K। MS वर्ड में Ctrl+B बोल्ड के लिए, I इटैलिक के लिए और Ctrl+N नई फाइल को ओपन करने के लिए। टू क्रिएट अ न्यू फाइल वी प्रेस Ctrl+N। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू क्लोज अ MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट? MS वर्ड 365 दस्तावेज को बंद करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाएगा? MS वर्ड 365 या 2021 जो लेटेस्ट वर्जन है, उसी से ही क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। बताइए। डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट मतलब सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? Alt F4। Alt F4 मतलब ऑप्शन नंबर 3, जिसके द्वारा हम डॉक्यूमेंट को बंद कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं या पूरे सिस्टम को शट डाउन भी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा Alt+F4। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक डिस्क? निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय डिस्क नहीं है? अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि मैग्नेटिक डिस्क में क्या आएगा? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सब मैग्नेटिक डिस्क हैं। तो बताइए इनमें से कौन सी नहीं है? डिस्क पैक मैग्नेटिक है, डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क है, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी, ये सब ऑप्टिकल डिस्क हैं। विंचेस्टर डिस्क मैग्नेटिक डिस्क है, डब्ल्यूडी जिसको बोला जाता है। जिप डिस्क मैग्नेटिक है, हार्ड डिस्क मैग्नेटिक है। तो कौन सी मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? डीवीडी मैग्नेटिक डिस्क नहीं है, यही तो है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डीवीडी। ये भी है, ये भी है, एंड द करेक्ट आंसर इज डीवीडी। समझ में आया आपको? सीडी
कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, बीआरडी, ब्लू-रे डिस्क, एचवीडी, होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क, ये सारी किसमें आती हैं? ऑप्टिकल डिस्क में, क्योंकि ये सब गोल होती हैं और गोल वाली जितनी भी डिस्क हैं वो किसमें आएंगी? ऑप्टिकल डिस्क की कैटेगरी में। नेक्स्ट, तो ये याद रखिएगा, देखो मैंने फोटो भी लगाई हुई है ना, यहां पे देखिए ऑप्टिकल डिस्क में क्या है? सीडी है, डीवीडी है, बीआरडी है, एचवीडी है, ये सब ऑप्टिकल डिस्क के ही एग्जांपल्स हैं। और बाकी जो बचे हुए हैं वो क्या है? मैग्नेटिक डिस्क। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बटन्स आर प्रेजेंट इन द क्विक एक्सेस टूलबार बाय डिफॉल्ट इन एमएस वर्ड? कह रहे जो एमएस वर्ड में क्विक एक्सेस टूलबार होती है उसमें कौन से बटन होते हैं? हम लोग जानते हैं कि क्विक एक्सेस टूलबार में 3 बटन्स बाय डिफॉल्ट होते हैं जो कि टिक होते हैं। कौन कौन से? सेव, अंडू और रीडू। ये 3 बटन क्विक एक्सेस टूलबार में बाय डिफॉल्ट टिक मिलते ही मिलते हैं। देख लीजिए, एमएस वर्ड आपने ओपन किया, क्विक एक्सेस टूलबार पे क्लिक किया और यहां पर आपको सेव पर टिक मिल गया, अंडू पर टिक मिल गया और रीडू पर टिक मिल गया। तो यही तो पूछ रहा है कि क्विक एक्सेस टूलबार पे बाय डिफॉल्ट कौन से बटन्स प्रेजेंट होते हैं? तो आंसर है सेव, अंडू और रीडू, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होते हैं। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट, द हेडर एंड फुटर कमांड आर लोकेटेड ऑन द डैश टैब इन एमएस वर्ड 2021। बताइए, हेडर और फुटर कमांड एमएस वर्ड 2021 में किस टैब पर स्थित होते हैं? हेडर और फुटर क्या है? हेडर यानी ऊपर वाला, फुटर यानी नीचे वाला पार्ट। तो हेडर और फुटर ये कमांड कहां मिलेंगी? होम पर? नहीं। इंसर्ट पर? जी हां, इंसर्ट इज द राइट आंसर। व्यू नहीं, हेडर नहीं, रिव्यू नहीं, द करेक्ट आंसर इज इंसर्ट। जब हमने इंसर्ट पर क्लिक किया, हम क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं एमएस वर्ड में? पेजेस, टेबल्स, क्लिप आर्ट, शेप्स, हाइपरलिंक या लिंक, हेडर फुटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिंबल्स, इन सबको इंसर्ट कर पाना पॉसिबल है। नेक्स्ट, फ्लैश मेमोरी इज मेड अप ऑफ। फ्लैश मेमोरी किससे बनी होती है? जल्दी से बताइए, फ्लैश मेमोरी में क्या क्या रखेंगे? पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और एसएसडी, ये तीनों क्या है? फ्लैश मेमोरी। और फ्लैश मेमोरी किससे मिलके बनी होती है? ईईपी रोम से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4th ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। या आप ये भी कह सकते हैं कि ईईपी रोम का एडवांस्ड फॉर्म ही है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में क्या क्या आएगा? पेन ड्राइव, एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव और मेमोरी कार्ड। याद रखिएगा ये बात। अच्छा, ये मुझे बताइए कि फ्लैश मेमोरी के पापा कौन है ना? प्रीवियस सेशन में बताया भी था आपको, हु इज नोन एज दी पापा ऑफ फ्लैश मेमोरी? बिल्कुल, दैट इज मिस्टर फ्यूजियो मैसियोको। कौन? एफ से फ्लैश और एफ से ही फ्यूजियो मैसियोको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल परफॉर्म इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन ड्यूरिंग वेब ब्राउजिंग? कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटोकॉल वेब ब्राउजिंग के दौरान इनक्रिप्टेड संचार करती है? इनक्रिप्ट करने का मतलब आप जानते हैं, इनक्रिप्शन का मतलब सिक्योरिटी, कि आपका मैसेज सिर्फ वही पढ़ पाए जिसको आपने भेजा है, बीच में कोई दूसरा नहीं, है ना? इसी को तो बोलेंगे इनक्रिप्शन। तो मुझे बताइए कि इनमें से ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो सबसे सुरक्षित मानी जाती है? एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एसएसएच, एसएमटीपी या टीसीपी/आईपी? बताइए। बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज एचटीटीपीएस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जिसका यूज हम लोग करते हैं ट्रांजैक्शन के दौरान। कोई लेन देन हो ट्रांजैक्शन का, उस समय ऑटोमेटिकली जो हमारी वेबसाइट है वो रीडायरेक्ट हो जाएगी किस पे? एचटीटीपीएस पर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ताला बन के आता है उसमें, है ना? एसएसएल प्रोटेक्शन होता है, यहाँ पे टीएलएस लेवल का प्रोटेक्शन लगाया जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, एसएसएल सिक्योर सेशन लेयर सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी लगती है एचटीटीपीएस में। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज फोल्डर इन जीमेल कंटेन द ईमेल्स विच आर कंपोज्ड
बट नॉट सेंट। जीमेल में इनमें से किस फोल्डर में वे ईमेल शामिल हैं जो लिखे तो गए हैं लेकिन भेजे नहीं गए। लिखे जो खत तुझे, है ना, लेकिन वो खत भेजे नहीं गए। क्यों नहीं भेजे गए? हो सकता है फ्यूचर में भेजे जाए, है ना, लेकिन लिख के रख लिया है, तो वो कहां पर सेव होंगे? इनबॉक्स में, सेंट में, ड्राफ्ट में, चैट में या स्टार्ड? वी नो द आंसर इज ड्राफ्ट। अनसेंट मेल हमारे कहां पर रहते हैं? ड्राफ्ट वाले ऑप्शन। इनबॉक्स क्या है? जो मेल रिसीव होंगे वो इनबॉक्स में, जो इंपॉर्टेंट होंगे वो स्टार में। स्नूज का मतलब पोस्टफोन, और सेंट का मतलब जो भेजे गए मेल है वो सेंट में। नेक्स्ट, मल्टीप्लेक्सर मींस, बताइए कंप्यूटर में मल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या है? वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। हम जानते हैं मल्टीप्लेक्सर एक ऐसी मैकेनिज्म है जहां पर कई सारे इनपुट होते हैं लेकिन आउटपुट एक ही होता है। वेयर देयर आर सो मेनी इनपुट बट वन आउटपुट, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर। सर एग्जाम्पल बताइए इसका। आपको कितने लोग कॉल कर सकते हैं? कई लोग, लेकिन आप एक समय पर बात किससे कर सकते हैं? एक ही से। बाकी की कॉल क्या होगी? वेटिंग में लगेगी। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर। लेकिन आजकल एक और फंक्शनैलिटी भी है, आप कॉल ऐड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, कई लोग एक साथ बात कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, वीडियो कॉल्स पर भी, नॉर्मल कॉल्स पर भी, मर्ज कॉल करके। तो क्या वो मल्टीप्लेक्सर है? जी नहीं, है ना, वो तो एक वैल्यू एडेड सर्विस है। लेकिन मल्टीप्लेक्सर का मतलब मैनी इनपुट, इनपुट तो कई सारे आ रहे हैं लेकिन आउटपुट एक ही जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर। समझ में आया? नेक्स्ट, आईपी एड्रेस 129.6.8.4 इज ऑफ फॉलोइंग क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। वेरी फेमस क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन तो एक आएगा ही आएगा, कंफर्म है, जहां पर आपको एक आईपी एड्रेस दिया होगा और पूछा जाएगा कि आईपी एड्रेस किस क्लास को बिलोंग करता है। कैसे करेंगे? सिर्फ पहले वाली ऑक्टेट को देखेंगे। पहली ऑक्टेट क्या है? 129, 129। 129 किस क्लास को बिलोंग करता है? क्लास बी को। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लास बी। इसके लिए आपको ये रेंज याद होनी चाहिए। क्लास ए 0 से लेकर 126 या 127 क्लास ए, क्लास बी 128 से 191, क्लास सी 192 से 223, क्लास डी 224 से 239 और क्लास ई 240 से 255। यही तो होगा। तो 0 से लेकर 255 ये आईपी एड्रेस की रेंज होती है ना, ये भी याद रखिएगा। तो ये जो 129 है ये किस रेंज में आ रहा है? क्लास बी की रेंज में, 128 से 191 के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लास बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। कौन सी शॉर्टकट कुंजी वर्तमान प्रस्तुति में एक नई स्लाइड को सम्मिलित करती है? नई स्लाइड को इंसर्ट करने का काम किसका है? कंट्रोल एम का। तो कंट्रोल एम दबाकर आप क्या कर सकते हैं? किसी भी नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? कंट्रोल एम। देख लीजिए, होम पर जाएंगे, न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा और नई स्लाइड को आप इंसर्ट कर सकते हैं किसके द्वारा? कंट्रोल एम के द्वारा। तो कंट्रोल एन से क्या होता है? टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड, क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। अगर हमें नई प्रेजेंटेशन या नई स्लाइड को क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल एन का प्रयोग करेंगे। तो क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन आए तो कंट्रोल एन, टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड आए, इंसर्ट करना, कंट्रोल एम। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसी के साथ 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके स्क्रीन पर आ चुका है और इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। क्या है ये क्वेश्चन? विच फंक्शन की इज यूज्ड टू एक्सेस द बूट मेन्यू इन विंडोज। विंडोज में बूट मेन्यू तक पहुंचने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? ऐसी कौन सी फंक्शन की है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जिसका यूज हम करते हैं किस पर्पस से? बूट मेन्यू को ओपन करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है तो बताइएगा। F4, F7, F8, F12 या F6?
कैसा लगा आज का सेशन? पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर को बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ें तो आप कंप्यूटर के इस कोर्स से भी इनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, ये सारी वीडियोस प्लस पीडीएफ प्लस मॉक टेस्ट, ये सब कुछ देखने को मिलेंगे। कोर्स से कनेक्ट करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। क्या इस कोर्स के बाद किसी दूसरी वीडियो या पीडीएफ को देखने की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं, ये कोर्स अपने में सफिशिएंट है फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करवाने के लिए। कैसा लगा ये सेशन? कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या कोर्स रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है तो आप व्हाट्सएप पर मुझे पिन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू वेरी मच।